हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट की। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां पे हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंश्योरेंस, यानी कि कंज्यूमर इंश्योरेंस को कैसे समझ सकता है, मतलब हम इंश्योरेंस को कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, और भाई जिसको भी इस पूरे सीरीज के या फिर इस पूरे चैप्टर के ठीक है नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकता है 9667836333। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट रह जाए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंश्योरेंस। तो एक इंश्योरेंस क्या होता है? ये कॉन्ट्रैक्ट होता है किसके बीच में? कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट बिटवीन एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, एक इंडिविजुअल एक और ऑर्गेनाइजेशन यानी कि पॉलिसी होल्डर के बीच में एंड एन इंश्योरेंस कंपनी द इंश्योर के बीच में। आई बात समझ में? तो इन दो जनों के बीच में जो एग्रीमेंट होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंश्योरेंस। आई बात समझ में? इट प्रोवाइड्स, प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन और रीइंबर्समेंट इन इवेंट ऑफ स्पेसिफिक रिस्क। ठीक है, जिस तरह के भी रिस्क आपने कवर करने के लिए इंश्योरेंस लिया है, ठीक है, उसके लिए आपको फाइनेंशियल बर्डन से मुक्त कर देता है। ठीक है, और लॉसेस इन एक्सचेंज ऑफ प्रीमियम। ठीक है, तो यहां पर हमने तीन चीजें समझी। पहली बात क्या, इंश्योरेंस क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में? ठीक है, एक नॉर्मल पर्सन के बीच में और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में। ठीक है, दूसरी चीज क्या समझी हमने? ये क्यों होता है? क्योंकि ये प्रोवाइड करता है आपको इंश्योरेंस क्लेम, यानी कि आपको रिस्क से बचाता है किसी भी टाइप की। तीसरी चीज में क्या समझी? प्रीमियम, हमें प्रीमियम भरना पड़ता है उसके बदले में। आपको फ्री में थोड़ा बोलेगा कि तेरी हेल्थ खराब हो गई, आओ मेरे पास बहुत पैसा है, हम आपका इलाज करवा देंगे। नहीं, उसके लिए आपको कुछ अमाउंट देना पड़ेगा, जिसको क्या बोलते हैं? प्रीमियम। ठीक है, जो मंथली हमारे बैंक अकाउंट से कटता रहता है, फिर हम मंथली पे करते रहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या आता है? मतलब रेगुलर प्रीमियम पेमेंट्स। अब समझते हैं कुछ टाइप के इंश्योरेंस, जिसमें पहला क्या आता है? प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। हमारी प्रॉपर्टी की भी इंश्योरेंस होती है। प्रॉपर्टी यानी कि रियल एस्टेट, बिल्डिंग, लैंड। ठीक है, तो प्रोवाइड्स कवरेज फॉर डैमेज और लॉस टू अ प्रॉपर्टी। बात है भैया कि प्रॉपर्टी किसी चीज का डर भाई होता है। मान लो आपने घर बनाया, घर में आग लग गई, ठीक है, इस चीज का इंश्योरेंस होता है। ठीक है, या फिर मैं आपको इंश्योरेंस क्लेम की बात करूं, कुछ चोरी हो जाना, पेपर चोरी हो जाने, या फिर आपको कोई थेफ्ट हो जाना, धोखाधड़ी हो जाना किसी भी उसमें, उन सबका क्लेम मिलता है इंश्योरेंस से। आई बात समझ में? किसके मामले में? प्रॉपर्टी के मामले में। ठीक है, दूसरा क्या होता है? हेल्थ इंश्योरेंस। बात कर चुके हैं, तीन तरह के इंश्योरेंस हमने खूब बात करी है, एक लाइफ इंश्योरेंस, एक हेल्थ इंश्योरेंस और एक व्हीकल इंश्योरेंस। ये मतलब क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस ये ऑफर करता है क्या? कवरेज फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस, जिस भी तरह के मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे, चाहे दवाइयों का खर्चा हो, ठीक है, हॉस्पिटल का जो भी बिल आएगा उसका खर्चा हो, ठीक है, हॉस्पिटलाइजेशन एंड सर्टेन हेल्थ केयर सर्विसेज, जो भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, ठीक है, उसको लेके जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो हम क्लेम करवा सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से। ठीक है, तीसरा ऑटो इंश्योरेंस। ऑटो इंश्योरेंस यानी कि यहाँ पे ऑटो मतलब ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस है, यानी कि आपके जो भी व्हीकल्स है उसका भी इंश्योरेंस होता है कि उनका कोई एक्सीडेंट हो जाए, वो खराब हो जाए, वो जल जाए, उसके मतलब या फिर चोरी हो जाए, जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करेगी? ऑटो इंश्योरेंस क्लेम के दौरान भरपाई ले सकते हो उससे, यानी क्लेम करवा सकते हो। प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट फाइनेंशियल लॉस और लायबिलिटी, मतलब क्या? आप प्रोटेक्ट कर सकते हो खुद को फाइनेंशियल लॉस और लायबिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम ऑटो एक्सीडेंट्स। ऑटो एक्सीडेंट इट कैन प्रोवाइड कवरेज फॉर व्हीकल डैमेज, जिसका कवरेज कैसे मिलता है? व्हीकल डैमेज, बॉडीली इंजरी, मतलब अगर आपको कुछ हुआ उसकी भी ट्रीटमेंट का वही खर्चा मिलेगा, एंड लीगल कॉस्ट। अब अगला फोर्थ क्या है? लाइफ इंश्योरेंस। आई बात समझ में? अब इसमें एक एग्जांपल और देता हूं, मैंने कुछ दिनों पहले सुना था इसके बारे में, समझाता हूं आपको ये। जैसे मान लो कि आपके पास तो ऑटो इंश्योरेंस में काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, आपको मान लो शुक्र करो वैगनआर चला रहे हो, या फिर आप सेंट्रो एक नॉर्मल गाड़ी चला रहे हो, लेकिन आपने एक मर्सिडीज को टक्कर मार दी। सोच के देखो, आपने मर्सिडीज ठोक दी, तो मेरे भाई जितनी की गाड़ी है ना उतना तो खर्चा आएगा उस पर डेंट साफ करवाने का, तो आप बिक जाओगे उसको देने में। या फिर मान लो आपने मर्सिडीज छोड़ो, रोल्स रॉयस को टक्कर मार दी, गलती किसकी है? आपकी, आपने ठोक दिया, आपसे स्क्रैच लग गया। तो आपको पता है अगर रोल्स रॉयस अगर फिर से शोरूम में जाएगी तो आपकी जैसी 3-4 गाड़ियां बिक जाएंगी, तो जाएगी ठीक होगी इतने पैसों में। आई बात समझ में? तो इस केस में क्या होगा? इस केस में आपका इंश्योरेंस क्लेम काम आता है। वरना सोचो आप अगर उस बंदे ने आपसे क्लेम निकलवाने के लिए एप्लीकेशन डाल दी या फिर आपके
खिलाफ केस कर दिया कि आपने एक्सीडेंट किया है और आपसे प्राइस नहीं बढ़ाया जा रहा, तो भाई आपको पैसे देने पड़ेंगे उसके, ठीक है। लेकिन अगर इसी केस में आपके पास इंश्योरेंस हो, ठीक है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, सेकंड पार्टी इंश्योरेंस, ये टाइप होते हैं इंश्योरेंस के, ठीक है। जिनके पास गाड़ी होगी उनको पता होगा, और बात समझ में, तो इंश्योरेंस के टाइप होते हैं। इसके थ्रू आप जो है उस इंश्योरेंस को क्लेम कर सकते हैं कि अगर आपने किसी गाड़ी ठोकी तो आपका पैसा भी कौन भरेगा, आपकी इंश्योरेंस कंपनी। आई बात समझ में? वरना तो समझ लेना कि किस दिन पता लगे वैगनार लेके आ रहे हो, अंधाधुंध स्पीड में भगा रहे हो, वरना लेके चला रहे हो, ठीक है, आगे थी मर्सिडीज भिड़ा दिया आपने उसके अंदर, ठीक है, फिर तो गए आपके, पूरी वरना ही बिक जाएगी उसको ठीक करवाने में। अब आगे समझते हैं। तो फोर्थ क्या है हमारे पास, लाइफ इंश्योरेंस, जो सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं, खासकर उस बंदे का, ठीक है, जो अपने घर में इनकम जनरेटर है, कि कल को अगर आपको कुछ हो गया, भाई अब अनसर्टेनिटी हर जगह है, कब कब किसको किस टाइम क्या हो जाए हम कुछ नहीं जानते, तो उस टाइम पे लाइफ इंश्योरेंस काफी आपकी फैमिली की हेल्प करता है। प्रोवाइड्स अ डेथ बेनिफिट, यानी कि ये क्या है, डेथ का बेनिफिट मिलता है आपको। देखो डेथ तो एक तरह से लॉस है ही फैमिली के लिए, चलो उससे तो आदमी टाइम के बाद उबर जाएगा, लेकिन जो फाइनेंशियल लॉस होता है ना, खासकर जब कोई इनकम जनरेटर फैमिली से चला जाए, तो वो एक बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है फैमिली के लिए, उस टाइम पे काम आता है लाइफ इंश्योरेंस, जो मेरे हिसाब से हर उस बंदे का होना चाहिए जो अपनी फैमिली के लिए इनकम जनरेट कर रहा है या फिर उसकी फैमिली उस पर डिपेंडेंट है, ठीक है। आप लोगों ने ऐड देखी होगी ना, एक ऐड आती है लाइफ इंश्योरेंस की शीशे के सामने बोलती है कि अब आप तो चले गए, अब इसकी ट्यूशन की फीस कौन भरेगा, उसके स्कूल की फीस कौन भरेगा, इसका खर्चा कौन उठाएगा। आई बात समझ में? तो सब क्यों होता है, अगर उसने टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता तो सारे खर्चे, ये सारी बात उसको नहीं सुननी पड़ती, ठीक है। प्रोवाइड्स अ डेथ बेनिफिट टू द बेनिफिशियरीज नेम्ड इन द पॉलिसी, ठीक है। और इसका आता है अपॉन द डेथ ऑफ इंश्योर्ड, अगर डेथ जिसके साथ है वो इंश्योर्ड है तो। अगला क्या आता है हमारे पास, फिफ्थ लायबिलिटी इंश्योरेंस। और ध्यान रखना, मैं एक चीज में और ऐड कौन करना चाहूंगा, कभी भी ना ऐसे इंश्योरेंस में एक नॉमिनी का नाम ऐसे बंदे का देना चाहिए जो समझदार हो। मैं इसमें काफी ये बात सोच समझ के बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने ना अपनी मम्मी को कुछ दिन पहले बताया था कि मैंने भी लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा है अपना, वो भी 1 करोड़ का, ठीक है। यानी कि मेरा एक प्रीमियम जाता है 999,000 रुपए के आसपास, जिसके जरिए मेरा लाइफ इंश्योरेंस कवर्ड है, मतलब मेरी फैमिली कवर्ड है 1 करोड़ के अमाउंट से। मम्मी बोली कि अगर तू ही नहीं रहेगा तो क्या करूंगी इस पैसे का, किसी काम का नहीं है। तो इस मामले में साफ बोलूंगा, जो वीडियो देख रहे हैं और फ्यूचर में जो भी लाइफ इंश्योरेंस करवाने वाले हैं, ठीक है, आप स्टडीज कर रहे हो, कहीं ना कहीं यूज तो करोगे, तो नॉमिनी में ऐसे बंदे का नाम देना, ठीक है, जो समझदार हो, ठीक है, उस टाइम पे इमोशनल डिसीजन ना ले, समझदारी से डिसीजन ले, क्योंकि आप तो हो नहीं देंगे क्लेम कर रहे हैं नहीं कर रहे, आपका पैसा तो वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने तुरंत नॉमिनी का नाम चेंज करवा दिया, अपने भाई का डाल दिया। आई बात समझ में? तो ये एक बेनिफिट होता है, ठीक है, ऐसे केसेस में कि आपने मान लो कोई जो आपसे इमोशनली काफी कनेक्टेड है, आपने उसका नाम डाल दिया नॉमिनी में, उसका क्लेम ले ही ना, फायदा है फिर आपके इंश्योरेंस करवाने का, ठीक है। और ये सारे काम ऐसे होते हैं कि अगर आपने एक बार इंश्योरेंस क्लेम से मना कर दिया, हो सकता है क्लेम रिजेक्ट हो जाए, आपको जिंदगी भर क्लेम ही ना मिले उस फैमिली को, ठीक है। तो ये चीज मैंने एक बात और समझा दी। और फिफ्थ में क्या आता है, लायबिलिटी इंश्योरेंस। लायबिलिटी इंश्योरेंस क्या होता है, कवर्स लीगल ओब्लिगेशंस, जिसके अंदर कवर होते हैं लीगल ओब्लिगेशंस एंड फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अराइजिंग फ्रॉम थर्ड पार्टी क्लेम्स फॉर इंजरी, प्रॉपर्टी डैमेज और अदर लायबिलिटीज, मतलब जो भी लायबिलिटीज है वो सब क्या होंगी, कवर्ड होंगी, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, द डिमांड फॉर इंश्योरेंस, डिमांड फॉर इंश्योरेंस, ठीक है। एक सिंपल सी बात है, मैं मानता हूं कि इंश्योरेंस की डिमांड कौन करेगा, या तो जिसके पास ठीक ठाक अमाउंट पे पैसा आ रहा है ना, क्योंकि एक सिंपल सी बात है, जिसके घर में फाइनेंशियली मान लो कि मैं मानता हूं कि बेसिक नीड्स कंप्लीट नहीं हो रही, तो उसके इंश्योरेंस कराना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसके लिए 900,000 रुपए जो प्रीमियम होता है वो भी काफी इंपॉर्टेंट अमाउंट होता है। तो इस अकॉर्डिंग ना इंश्योरेंस की डिमांड भी चेंज हो जाती है। जैसे मान लो कि अगर ये है हमारे पास द डिमांड कर फॉर इंश्योरेंस, हम इसको समझते हैं, डिमांड तो सब लोग समझते हो कि अगर प्राइस ज्यादा होगा तो डिमांड कम हो जाएगी, और प्राइस कम होगा तो डिमांड ज्यादा हो जाएगी। सेम ऐसा इस इंश्योरेंस कंपनी में भी होता है। इंश्योरेंस कंपनी में डिमांड का सीधा सा रिलेशन होता है प्रीमियम के साथ। प्रीमियम, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज बोली मैंने यहाँ पे। एक सिंपल सी बात है, अगर प्रीमियम का प्राइस बढ़ेगा तो उस इंश्योरेंस का डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर पाएगा। जैसे मान लो मैंने बोला प्रीमियम 1000 रुपए का जाता है, 900 रुपए का जाता है, 800 रुपए का जाता है, तो उस टाइम पे डिमांड क्या हो जाएगी उसकी, हो सकता है ज्यादा है तो कम हो जाएगी। लेकिन अगर प्रीमियम का प्राइस कम कर दिया जाए तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर उसे ज्यादा लोग अफोर्ड कर पाएंगे उस इंश्योरेंस को, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे वो व्हीकल इंश्योरेंस हो, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो। तो ये होता है डिमांड, रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्रीमियम अमाउंट। तो ये रहा, अगर प्रीमियम हमारा क्या होगा, हाई होगा तो डिमांड कम होगी, प्रीमियम कम कर देगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, इन्फ्रेंस कर्व।
कि कंज्यूमर यहाँ पे कंजप्शन कर रहा है, ये तो हमने काफी बार पढ़ा है। इसका ग्राफ हमने ऑलमोस्ट कितने बार देखा होगा कि जब आईसी कर्व टच करे तो कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है। ठीक है, तो एक सिंपल सा अगर प्राइस 500 रुपए हो तो डिमांड कम लोग करेंगे, लेकिन प्राइस कम हो गया तो डिमांड ज्यादा लोग करेंगे। तो यहां पे कंज्यूमर क्या मिलेगा? ऑप्टिमाइजेशन, मतलब वो इंश्योरेंस इंश्योर्ड भी है, सेटिस्फाइड भी है अपनी इनकम को लेके, उसकी इनकम ज्यादा कम भी नहीं हुई। क्योंकि मान लो किसी इनकम 20,000, 25,000, 30,000 है और उसने अपना इंश्योरेंस करवा रखा है, कोई ना कुछ पार्ट सेक्रीफाइस तो करना पड़ रहा है ना उस इंश्योरेंस की वजह से। आई बात समझ में? ठीक है, वैसे इंश्योरेंस के भी टाइप होते हैं, बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस करते हैं, पर मैं बिलीव करता हूं कि टर्म इंश्योरेंस सबका एक होना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस होता है जिसके बदले आपको, क्योंकि इंश्योरेंस दो टाइप के होते हैं, एक टर्म एक इंडोमेंट। इंडोमेंट यानी कि जब आपको कुछ हो चाहे ना हो आपको एक अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा। टर्म होता है कि आप सिर्फ आपकी लाइफ सिक्योर्ड है, आपको कुछ होगा तभी फैमिली को कुछ ना कुछ मिलेगा, वरना आपको फ्यूचर में कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा फ्यूचर में। आई बात समझ में? तो ये हमारी सारी इंपॉर्टेंट चीज थी किसके ऊपर? अंडरस्टैंडिंग द इंश्योरेंस के ऊपर। तो उम्मीद है ये वीडियो आपकी क्लियर होगी और ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब सिर्फ एक टॉपिक रह गया है इस चैप्टर का, वो क्या है कि इंश्योरेंस कंपनीज में दिक्कतें किस तरह की होती हैं, प्रॉब्लम क्या होता है इंश्योरेंस के साथ। उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो इस सीरीज की अगली वीडियो होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में जो हमारा लेसन नंबर 5 के ऊपर आखिरी वीडियो होगा, और फिर मात्र बचेगा एक चैप्टर लेसन नंबर 6। जिनका पेपर 28 तारीख को है या 31 को, उनको तो टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। जिनका पेपर आज था उसकी वजह से मैंने मोस्टली सारा सिलेबस कवर करवा दिया है कल रात से लेकर आज सुबह तक। आई बात समझ में? मिलते हैं अगली वीडियो में। और भाई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी वीडियोस के लिए, ताकि फ्यूचर में आपको किसी भी टॉपिक में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। इसको जो उतारना वो उतार ले, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।